दिल्ली का शासक कौन बनेगा, किसकी होगी सरकार, जनता किस पर होगी मेहरबान, ये 7 बड़े फैक्टर जो तय करेंगे चुनावी नतीजे। क्या है वो फैक्टर जो बदलेंगे चुनावी समीकरण। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनावों की, जो कि आखिर वो मुद्दे कौन से हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा, वो क्या पहलू हैं और क्या मायने होंगे जिनको सोचकर जनता अपना वोट देगी। आइए जानते हैं सारे मुद्दे और पहलू जिनका असर इस चुनाव पर जरूर पड़ेगा। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इस बार बीजेपी 1998 के बाद से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। ऐसे में इस चुनाव को पार्टी अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रही है, लेकिन क्या वह अपने खोए हुए किले को वापस जीत पाएगी या फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार अपनी पकड़ बरकरार रखेगी। और कांग्रेस, कभी दिल्ली की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन क्या कांग्रेस इस बार के चुनाव में अपनी खोई हुई साख वापस पा सकती है या फिर यह पार्टी सियासी परिदृश्य से और भी अधिक धुंधली होती जाएगी। ये सारे सवाल खड़े हैं हमारे सामने। यह चुनाव दिल्ली की राजनीति में एक नए समीकरण की तरह तय कर सकता है और यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी जीत दर्ज कराती है। आखिर कौन से हैं वो फैक्टर्स जो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की किस्मत तय करेंगे। ये समझने के लिए आपको देखना होगा हमारा विशेष विश्लेषण। फैक्टर नंबर 1, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा। यह बहुत बड़ा सवाल होता है हर चुनाव में। दिल्ली चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा सबसे अहम फैक्टर बताया जा रहा है। दिल्ली चुनाव में एक बड़ा मुद्दा चेहरा बनेगा, क्योंकि बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया नहीं है। इस पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन अरविंद केजरीवाल पर फोकस है। दिल्ली की मुख्यमंत्री भले ही आतिशी हों, लेकिन गारंटी केजरीवाल की होती है। केजरीवाल कहीं ना कहीं खुद को नरेंद्र मोदी के सामने दिखाना चाहते हैं एक बड़े पद पर। वह सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में राष्ट्रीय नेता के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। यही कारण है कि अब वह सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी हमला कर रहे हैं। कांग्रेस को भी इस बात का डर है कि कहीं केजरीवाल फिर से जीत गए तो वह खुद को राष्ट्रीय नेता की तरह पेश करेंगे और 2029 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। दूसरा फैक्टर क्या कहता है, क्यों दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। यह वाकई सबसे बड़ा सवाल है। यह दिल्ली चुनावों के नतीजे को प्रभावित करने वाला दूसरा फैक्टर है। दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के सामने आने वाला विपक्ष अपने चुनावी वादे पूरे करने में सक्षम होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। उसे अभी तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। दिल्ली की जनता जानती है कि वादे पूरे नहीं होंगे। यहां उपराज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी पार्टी के लिए वादे पूरे कर पाना संभव नहीं है। इसके बावजूद अगर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को वोट देती है तो इसका मतलब है कि दिल्ली सर्विसेज एक्ट को जनता पूरी तरह से नकार रही है। तीसरा फैक्टर, मुस्लिम वोट बैंक किसका साथ देगा। यह भी हर चुनाव में देखा जाना चाहिए। दिल्ली चुनाव में असली लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक की ही है। जो भी पार्टी समुदाय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, चुनाव में उस पार्टी की जीत को संभावना ज्यादा रहती है। 2012 तक दिल्ली में चुनाव वोट बैंक पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। 15 साल तक पार्टी सत्ता में रही। 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुस्लिम वोट थोक में आपको मिलने लगा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इसी वोट बैंक को लेकर लड़ाई छिड़ी है। कुछ मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ने मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी भी मुस्लिम वोटर्स को लगातार ऐसे भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में बाकी मुसलमान वोट बैंक के ठेकेदार जैसे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका दामन थाम रहे हैं। चौथा फैक्टर क्या कहता है, क्या सत्ता विरोधी लहर को हरा पाएगी आम आदमी पार्टी। ये वाकई बड़ा मुख्य सवाल है। हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले एंटी इनकम्पेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर का जिक्र जरूर होता है। जब कोई एक राजनीतिक पार्टी कई सालों से सत्ता में होती है तो लोग उनके वादों को परखते हैं, जांचते हैं। आपने कहा था दिल्ली को लंदन पेरिस की तरह बना दूंगा, ऐसा नहीं हुआ। यमुना पूरी तरह से साफ कर दूंगा, ऐसा भी नहीं हुआ। दिल्ली प्रदूषण मुक्त भी नहीं हुई। हम इतने स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे, लेकिन नहीं खुले।
हम इतने फ्लाईओवर्स बनाएंगे, लेकिन नहीं बने। एंटी इनकम्पेंसी में विकास से जुड़े हर मुद्दे होते हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की पुरानी वीडियो क्लिप निकालकर चलाती है। ये एंटी इनकम्पेंसी का मुद्दा जनरल होता ही है। इसके अलावा एंटी इनकम्पेंसी का मुद्दा हिंदुओं और मुसलमानों से भी जुड़ा होता है। आम आदमी पार्टी के सामने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच एंटी इनकम्पेंसी की चुनौती है। मुस्लिम चाहते हैं कि उनके मुद्दों में कोई सरकार दखलंदाजी ना करे, जैसे उनका शरिया कानून चलता रहे, 3 तलाक पर सवाल न उठाए जाएं। ये केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दे होते हैं। लेकिन दिल्ली से जुड़े दूसरे मुद्दे हैं, जैसे दिल्ली दंगों पर मुस्लिम चाहते हैं कि राज्य सरकार उनका समर्थन करे। AIMIM पार्टी आरोप लगाती है कि आप सरकार ने मुस्लिमों का साथ नहीं दिया, ना ही किसी मुस्लिम नेता को ज्यादा समय तक सत्ता में रखा। अगर रखा भी तो उसे ज्यादा पावर नहीं दी गई। अगर दिल्ली में मुस्लिमों की एंटी इनकम्पेंसी का मुद्दा है, अगर कांग्रेस इसे भुना लेने में कामयाब हो जाती है तो चुनाव में इसका असर जरूर दिख सकता है। ऐसे में हिंदुओं में भी एंटी इनकम्पेंसी वोट है। अगर बीजेपी उन्हें भुना लेती है तो नतीजे उसके पक्ष में भी जा सकते हैं। ये दोनों कहीं ना इतर बितर की बातें हैं अपने अपने प्रावधान के हिसाब से। 5वां फैक्टर क्या कहता है? कौन अपनी लुभावनी योजनाओं से जनता को लुभा पाता है? ये सवाल हर चुनाव में होता है और देखने को मिलता है। राजनीतिक पार्टियों की कैसी रणनीति बनाती है और कौन अपनी लुभावनी योजनाओं से जनता को लुभाता है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने पर मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि देने की घोषणा करी है। इस पर सवाल उठा कि चर्च के पादरियों को देने में ऐलान क्यों नहीं किया गया? ये बड़ा सवाल है। वहां बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी से एक कदम ऊपर रहने की कोशिश कर रही है। आपने महिलाओं को 2100 रुपए महीने देने की बात कही, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर 2500 रुपए की घोषणा कर दी है। इसके अलावा कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को एम्प्रेंटिसशिप के तौर पर 8,500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान भी किया है। दिल्ली चुनाव में लुभावनी योजनाओं से जनता को लुभाने का मुद्दा बहुत अहम होता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। इस तरह की योजनाओं का उद्देश्य वोटरों को तत्काल लाभ और सुविधाएं देना होता है, जिससे उनकी पसंद को प्रभावित किया जा सके, उनके वोटिंग सिस्टम को हिलाया जा सके। 6वां फैक्टर, सरकार का कामकाज और उनकी छवि कैसी है? अब ये जान लीजिए। बीजेपी अक्सर आरोप लगाती है कि केजरीवाल सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बजाय मुफ्त की योजनाओं पर ज्यादा पैसा बांटा है। यह भी आरोप लगता रहा है कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए किसी को बस मार्शल बना दिया, कभी ट्रैफिक पर खड़ा कर दिया। अक्सर लोग बात करते हैं, असल में दिल्ली का विकास शीला दीक्षित ने किया था। भ्रष्टाचार के आरोप के चलते आप सरकार की छवि पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी यह कहने की कोशिश करती है कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, जबकि देखा जाए तो बड़ी मुश्किलों से तो अदालत ने इन्हें बेल दी है और बेल पर बाहर रही है सारे नेता। कौन सी पार्टी इस मुद्दे को किस तरह जनता के सामने रखेगी, ये देखना होगा। ये सबसे अहम बात है। आप आरोप लगाती है कि बीजेपी सत्ता के लालच के लिए उन्हें परेशान कर रही है। बीजेपी कहती है अगर आरोप गलत हैं तो अदालत ने जमानत देने में इतना समय क्यों लगा दिया। इस तरह दोनों पार्टियां एक दूसरे की छवि धूमिल करने में कोशिश करती रहती हैं। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। 7वां फैक्टर क्या कहता है? संगठन कितना मजबूत है। यह बहुत महत्वपूर्ण है हर चुनाव के लिए, हर राजनीतिक पार्टी के लिए। संगठन एक बड़ा मुद्दा है। माना जाता है कि देश में बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है। पन्ना प्रमुख की तरह लोकल लेवल पर काम करते हैं। ये संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। पार्टी के भीतर आपस में लोगों के बीच मनमुटाव नहीं होना चाहिए। सही बात जनता तक पहुंचना संगठन का ही काम होता है। अगर पार्टी की बात जनता तक पहुंच पा रही है तो कहीं ना कहीं संगठन में कमी है। जैसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री का अंबेडकर पर दिया गया बयान, या राहुल गांधी आलू डालो और सोना वाला बयान, ये बात नेगेटिव या पॉजिटिव किस तरह जनता तक पहुंच रही है, इस पर संगठन की ही कहीं ना कहीं बात रखी जाती है। इसके अलावा चुनाव वाले दिन गली और बूथ स्तर पर आपकी विचारधारा वाले मतदाता घर से बाहर निकल पा रहे हैं या नहीं, कोई परेशानी तो नहीं उन्हें। जैसे 2012 में दिल्ली चुनाव में लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साथ घर से बाहर निकलकर वोटिंग की थी, तब कांग्रेस साफ हो गई थी।
अगर पार्टी का कार्यकर्ता खुश है तो वो गली गली उसी तरह जोश के साथ काम करता है कि हर व्यक्ति के पास पर्ची पहुंच जाए, फिर उनको चुनाव वाले दिन भी बूथ तक लेकर आए। एक संगठन की सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ये सबसे बड़ी बात है। बीजेपी के लिए आरएसएस, विद्यार्थी परिषद, हिंदू विश्व परिषद, बजरंग दल, हिंदू महासभा जैसे कई संगठन जमीनी स्तर पर काम करते रहते हैं। केजरीवाल ने भी दिल्ली में ऐसे संगठन बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन असफल रहे। दिल्ली में बीजेपी 3 बार से हार रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं संगठन में कमी है, वो भी भारी कमी है। इस बार दिल्ली चुनाव में क्या खास बात है, अब वो जान लीजिए। इस बार दिल्ली चुनाव एक अनोखा चुनाव है। यहां भाजपा कांग्रेस पार्टी की ओर से एक उम्मीद की निगाह से देख रही है। बीजेपी हमेशा से कांग्रेस विरोधी रही है, लेकिन इस बार बीजेपी कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को अपना फायदा होगा। यह अनोखी बात है। बीजेपी ने हमेशा से हिंदुत्व को अपनी पिच समझी है, लेकिन बीजेपी पहली बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बहुसंख्यकवाद और दृष्टिकरण के आरोप लगा रही है। यह पहली बार है कि जब बीजेपी किसी राजनीतिक दल पर बहुसंख्यकों को गुमराह करने और अपनी ओर खींचने का आरोप लगा रही है, वो भी बार बार हर जगह। मुफ्त की योजनाएं जनता के लिए कितनी अहम होती हैं, अब ये सोच लीजिए और जान लीजिए। सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच मुफ्त देने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। देखा जाए तो केजरीवाल सरकार पहले ही दिल्ली में कई मुफ्त योजनाएं चला रही है। सरकार बुजुर्गों को फ्री में धार्मिक यात्राएं करा रही है। महिलाओं के लिए बस में सफर करना बिल्कुल फ्री है। ऐसे में एक बार जनता ये सोच सकती है कि इन्होंने तो ज्यादातर सब कुछ फ्री दे दिया है और अब फ्री देने के लिए क्या है। केंद्र से भी इनकी लड़ाई भी हमेशा चलती रहती है। वहीं बीजेपी ने इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को आगे भी लागू रखने की अपनी बात कही है। उन्होंने भी इस पर दांव खेल दिया है। असल में मतदाता बहुत चालाक होता है, वो अधिक से दुहान करना चाहता है, यानी ज्यादा से ज्यादा लालच। जैसे कि इनको तो देखा लिया है, अब जो नए आएंगे वो कुछ नया कर जाएंगे शायद। अगर इस सोच के साथ मतदाता वोट करने जाता है तो केजरीवाल को बहुत नुकसान होगा। हालांकि मतदाता इस नजरिए से भी देख सकता है कि केंद्र में बीजेपी ठीक है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी ठीक है, तो वही दोनों अपनी अपनी जगह सही तरीके से काम करती रहेंगी। बाकी चुनाव के आखिरी दिनों में सेट किए जाने वाले नैरेटिव का कुछ खास असर नहीं होता है। असल में ये नीचे तक मतदाता तक पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे झुग्गी झोपड़ी में जाकर अपना जन्मदिन मनाना या राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, ये सब कुछ ठीक तरीके से मतदाता तक नहीं पहुंच पाता है। मतदाता इन नैरेटिव से प्रभावित नहीं होता है। दिल्ली की चुनावी नतीजे इन कुछ बड़े फैक्टर्स के आधार पर ही तय किए जाएंगे। यही फैक्टर्स दिल्ली का किंग बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता का फैसला किसे दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि जनता किसे चुनेगी दिल्ली का मुखिया और कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, और कौन सी पार्टी दिल्ली में अपनी जड़ें मजबूत कर पाएगी। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।